क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस सबका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह एनसीईआरटी भारत का भौतिक पर्यावरण क्लास 11 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया है। भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसी के बारे में चैप्टर में बताया गया है। प्रमुख आपदाओं में सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और सुनामी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है, बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी में हम लोग आज जो है प्राकृतिक संकट और आपदाओं के बारे में जानेंगे। उनके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। और इस जो ये टॉपिक है, इससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें बाढ़ और सूखा को जानेंगे, भारत में बाढ़ और सूखा के क्षेत्र को जानेंगे, उसका प्रभाव जानेंगे, परिणाम जानेंगे और उसका मैनेजमेंट भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। भूकंप और सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन जो है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन मानव अगर उचित प्रबंधन कर ले तो इन समस्याओं से जो है दूर हो सकता है या उनमें कमी कर सकता है। तो हम लोग जो है आज प्राकृतिक आपदाओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी में लिखा है, आगे यहाँ लिखा है प्राकृतिक संकट और आपदाएं। ठीक है, ये क्लास जो है 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है और इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखा है कि आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप को तस्वीरों टेलीविजन पर जो है देखी होगी। आप लोग पहले इस मैप पे देखिएगा, ये सुनामी का एक जो है चित्र है। सुनामी जो है, आप देख सकते हैं कि सुनामी कैसे लहरों के रूप में जो है ये तट की ओर बढ़ती है और इससे जो है बहुत अत्यधिक नुकसान होता है इसकी। तो ये सुनामी कहाँ आती है, तो सागर में आती है या महासागरों में आती है। आगे लिखा है, आपको जो है कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। कश्मीर में अक्सर भूकंप आता है और हिमालय में है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान से हमें हिलाकर रख दिया है। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और ये कैसे घटती हैं, ये हमें जानना है। हम इनमें से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, मतलब हम जब कोई आपदा आए तो आपदा से हम अपने आप को कैसे बचाएं। ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। जो परिवर्तन होता है ये हमेशा प्रकृति का नियम होता है। इसीलिए जब कोई आपदा आती है, जैसे मान लो अगर बाढ़ आता है या सूखा आता है, तो उससे कुछ नया परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या जो है अपदार्थ और अनवर्त हो, चलती रहती है। मतलब कि हर चीज में लगातार इसमें परिवर्तन प्रकृति में होता रहता है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो जो आपदाएं आती हैं ये प्रकृति को भी प्रभावित करती है, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण को भी ये प्रभावित कर देती है। यह प्रक्रिया जो है हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे अस्त्राकृतियों और जीवों में। तो याद रखना, अस्त्राकृतियों का जो निर्माण होता है वो धीमी प्रक्रिया है और जीवों का विकास भी एक धीमी प्रक्रिया है। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान। तो याद रखना, जो ज्वालामुखी आता है, विस्फोट होता है, जो सुनामी होती है, जो भूकंप और तूफान आता है, ये बहुत तेज होने वाली प्रक्रिया है और इससे भी बहुत ज्यादा जान माल को नुकसान होता है। ये जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखा है इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, ककरापात, जैसे ककरापात मतलब बिजली का गिरना, टॉर्नेडो, चक्रवात, और इसका व्यापक हो सकता है, जैसे भूमंडलीय ऊष्मीकरण और ओजोन परत का ह्रास। तो कुछ प्रभाव सीमित हो सकते हैं तो कुछ प्रभाव व्यापक हो सकते हैं। आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे अगर जो परिवर्तन होता है उसका लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है या इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल तटस्थ होता है,
न अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। जब ये परिवर्तन आते हैं तो मानव के लिए काफी नुकसानदायक होता है। आगे लिखा है कि कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन। तो ऋतुओं में परिवर्तन तो अच्छा होता है, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन जो है अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। तो कुछ परिवर्तन प्रकृति में अच्छे होते हैं और कुछ जो है बुरे होते हैं, जिनका मानव पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है, आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो दीर्घकालीन हैं और उनकी भी जो अल्पकालीन है। कि आप जानते हैं कि और क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और कुछ बुरे। तो जो आपने ऊपर पढ़ा उसी को एक होमवर्क जो है यहाँ पर दिया गया है, आप इसको सोच के समझ सकते हैं। आगे लिखा है, इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। याद रखना, प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे बचा जा सकता है। इसका प्रभाव को सीमित किया जा सकता है, लेकिन कभी भी प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है। ये इसकी परिभाषा है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ लिखा भी है कि आपदा क्या है, और आपदा दो प्रकार की होती है, मानव निर्मित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर में हम प्राकृतिक आपदाओं की ही चर्चा करेंगे। तो लिखा है, आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है। अनपेक्षित मतलब जिसकी अपेक्षा ना की जा सके, ठीक है, जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है, या थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है। जो आपदाएं होती हैं वो बिना चेतावनी के आती हैं और वो चेतावनी के बिना घटित होती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो याद रखना, अगर हम आपदा को रोकना है तो आपदा के प्रभाव को रोक सकते हैं, आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम आपदा को रोक नहीं सकते हैं, हम कभी भूकंप को नहीं रोक सकते हैं, हम सुनामी को नहीं रोक सकते, हम चक्रवात को नहीं रोक सकते हैं, बस उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आगे अलग अलग बताया गया है। लिखा है, लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इसका अबोध और असहाय शिकार। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, साहित्य में अक्सर लिखा है कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं इतनी भयानक होती हैं कि मानव अबोध और असहाय होता है उनके सामने और कुछ नहीं कर सकता है प्राकृतिक आपदाओं के सामने, जैसा हमारे साहित्यों में भी कहा गया है। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। ठीक है, आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। तो आपदाएं केवल प्राकृतिक नहीं होती है, आपदाएं मानव निर्मित भी होती हैं। कुछ मानवीय आपदाएं जो है गतिविधियों के द्वारा होती हैं, जो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, गैस का रिसाव हो गया था 1984 में, तो ये मानव निर्मित आपदा हो गई। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, ये रूस में नाभिकीय विस्फोट हो गया था और वहां बहुत से लोग मारे गए थे। युद्ध एक ये भी बहुत बड़ी आपदा है, मानव निर्मित है, इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जैसे आजकल देखा होगा इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकल रही है, इससे जो है हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है। वायुमंडल में छोड़ना और ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल और मृदा संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। ये सब मानव निर्मित हैं, इसमें मानव का हस्तक्षेप सबसे ज्यादा है। आगे लिखा है, कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़ आता है। तो याद रखना, अगर वनों को हम ज्यादा काट देंगे तो मृदा कमजोर हो जाएगी और भूस्खलन होगा और बाढ़ भी आएगी, क्योंकि मिट्टी का कटाव नदी में ज्यादा होगा पहाड़ों पर, तो नदी में अवसाद ज्यादा जमा हो जाएगा, उससे बाढ़ आ जाएगी। भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य, जिसे हम खादर मृदा कहते हैं, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं, जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं? अगर मान लो कहीं पुल बना है, पुल टूट जाएगा तो उससे भविष्य में कभी भी आपदा आ सकती है।
आगे लिखा है, क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई है। जब से जनसंख्या बढ़ी है और मानव तेजी से विकास कर रहा है, तब से मानव आपदाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र की हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। कुछ हम निवारण संभव है, लेकिन कुछ का निवारण संभव नहीं है। लेकिन इसकी विपरीत चले अगर हम, तो प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है इसके असर को कम करना। मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हम प्रबंधन करके उसके असर को, प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और इसका प्रबंधन करना होता है। तो प्रबंधन कर करके हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो लिखा है, इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए जा गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में भूस्खलन सम्मेलन हुआ और मई 1994 में जो है याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी हुई। विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए गए प्रमुख ठोस कदम हैं। तो आपदाओं से बचने के लिए जो है अलग अलग समय में कई जो है संगठन बनाए गए और कई तरह के सम्मेलन हुए, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए एक नई रणनीति बनाई जा सके, इसके लिए काम किया गया। आगे लिखा है, प्रायः यह देखा गया है कि विद्वान जो है आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु फिर भी इनमें कुछ अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। किसमें? तो आपदा में और प्राकृतिक संकट। आपदा और प्राकृतिक संकट दो चीजें अलग अलग होती हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है? तो लिखा है यहाँ, प्राकृतिक संकट जो होता है जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के तत्व हैं जिनसे जन धन और दोनों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं, यह पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां तथा रेगिस्तान और हिमच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं। तो ये प्राकृतिक जो है संकट होता है। जैसे जलधाराओं का बहना, इससे बहुत कभी वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा नहीं होती है। इसके अलावा हिमालय में तीव्र ढाल अगर है तो वह भी एक संकट पैदा कर सकता है। ठीक है। और आपदा की तुलना में देखा जाए तो क्या है, तो प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्र से घटित होती हैं। इनकी तीव्रता अधिक होती है। जैसे भूकंप तुरंत आएगा और तुरंत समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तथा बड़े पैमाने पर जन धन की हानि और सामाजिक तत्व और जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं तथा इन पर लोगों का बहुत कम और कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापीकृत जो है अनुभव होते हैं और दो आपदाएं ना तो समान होती हैं और ना ही उसमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरण घटकों, सामाजिक अनुक्रियाओं जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है जो है अद्वितीय होती हैं। ऊपर व्यक्त जो है विचार तीन महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला क्या? प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता और बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ने जा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक आपदाओं के जो परिणाम है और जो उनकी गंभीरता है, गहनता है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए गए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है। लोग जो है इसके प्रति डर भी रहे हैं और इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदा के जो है प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। आगे लिखा है कि प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं और संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थीं, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद थे। अतः इस समय मानव परिस्थिति तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता है। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः इसका मतलब यह हुआ कि जब से तकनीक का विकास हुआ तब से जो है पर्यावरण को जो है प्रभावित करने की क्षमता मानव में ज्यादा बढ़ गई है। इस पर निबंध भी पूछा जाता है। परिणामतः अगर देखा जाए
तो मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया। जैसे आपका हिमालय में आर्थिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर भूकंप और जो है भूस्खलन ज्यादा आते हैं और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। मतलब वहां आपदाएं ज्यादा आ सकती हैं। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण जो है तटों पर बड़े नगरों और बंदरगाहों जैसे मुंबई और चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रबंधन और सुनामी जैसे के लिए सुभेद्य बना दिया है, क्योंकि वहां पर लोग जो है जैसे बंदरगाह बन गया तब से वहां पे जो है कई सुविधाएं कर दी गई, जिससे वहां पे चक्रवात प्रभाव नहीं डाल पाता है। आगे है, प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन और धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय परिघात हुआ है। इससे जो है भूमंडलीय तापन भी बढ़ रहा है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह जो है इन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया और मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिक रूप से प्रदान कर लिया गया और यही बात में याकोहामा रणनीति और अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। तो जो आपदाओं से लड़ने के लिए जापान के शहर जो है याकोहामा में 1994 में लोग मीटिंग बुलाई गई और उसमें आपदाओं से लड़ने के लिए मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया कि जो आपदाएं आती हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। आगे यहाँ लिखा है, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका वर्गीकरण कैसे है? तो लिखा है, विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान और वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं इसको हमें देखना है। तो भारत उन देशों में है सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। ठीक है, इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का माल का नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है, इसमें आगे बताया गया है। यहाँ पर एक लिखा है जो अभी हमने पढ़ा था कि याकोहामा में रणनीति जो बनाई गई थी उसमें प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए, मतलब प्राकृतिक आपदा के न्यून करने के लिए एक जो है दशक घोषित किया गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसको अब एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भारत में प्राकृतिक आपदाएं। तो भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, अब हमें ये जानना है। लिखा है, जैसा कि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। हमारे यहाँ हमारा जो देश है वो प्राकृतिक रूप से विभिन्न है और प्राकृतिक रूप से 6 भागों में बटा हुआ है। उसी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता भी हमारे देश में पाई जाती है। अलग जातियां पाई जाती हैं, अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग संस्कृति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, बृहद भौगोलिक आकार, भारत का पर्यावरणीय विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, मतलब हम लंबे समय तक हमारा देश जो है एक उपनिवेश के रूप में रहा है और अभी भी जारी सामाजिक जो है भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। इन जो है प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम आते हैं भूकंप की ओर। भूकंप आता कैसे है? तो भूकंप प्राकृतिक कारणों के द्वारा आता है और भूकंप मानवीय कारणों के द्वारा आता है। तो भूकंप का जो प्राकृतिक कारण अगर हम बात करें तो प्लेटों का टकराना। आप इस मैप पर देखिएगा, 3 प्लेटें यहाँ पे एक साथ दे दी गई हैं। आप देख सकते हैं जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसरण सीमा, इसके तहत सहारे भूकंप आता है। दूसरा है आपका अपसरण सीमा, जब 2 प्लेटें दूर भागती हैं तभी भूकंप आता है। और जब जो है एक ही प्लेट आपस में टकरा करके एक दूसरे के विपरीत भागती हैं
तभी भूकंप आता है। तो प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो लिखा है भूकंप जो है सबसे ज्यादा अपूर्व, सूचीय और विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदा है। मतलब भूकंप को कभी भी इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता है कि जो है भूकंप का, और भूकंप का जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज्यादा विध्वंसकारी पड़ता है, बहुत लोग इसमें मारे जाते हैं। आपने पहले की पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत में भूकंप के कारण के बारे में पढ़ा है, हमने इसको पढ़ा चुका हूं, आगे देख भी लेना। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है, चट्टानों से है, मतलब प्लेटों से है। तो प्लेट टेक्टोनिक को विवर्तनिकी कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जो भी आपको मैंने मैप बताया था, ये मैप दोबारा देखिए, जो हमने ये दिखाया, तीनों जो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, इसी को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। एक प्लेट आपस में जो टकराती हैं, एक दूर भागती हैं, एक विपरीत भागती हैं, इन्हीं को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, और इन्हीं के सहारे भूकंप ज्यादा आते हैं। आगे लिखा है ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होता है। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतरण, धंसने, विशेषकर खदानों के क्षेत्र में बांध और जलाशयों के बैठने इत्यादि के से आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम करता है। तो यहाँ याद रखना, अगर भूकंप आता है तो भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, चट्टानें गिरने लगती हैं, भूस्खलन हो जाता है पर्वतों पर, जमीन धंस जाती है, ठीक है, बांध और जलाशय टूट जाते हैं। ये सब प्रभाव किसका पड़ता है? भूकंप का पड़ता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। तो जो इंडियन प्लेट है, आप इस मैप पे देखिएगा, इंडियन प्लेट लगातार खिसक रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराएगी तो भूकंप तो आएगा ही, ठीक है। तो उसकी चर्चा अध्याय 2 में की भी गई थी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियाई प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा कर रहा है। तो आप मैप पे देखिए, ऊपर यूरेशियाई प्लेट है, तो अवरोध अगर पैदा करेगा तो भूकंप आएगा ही। लिखा है परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर जो है लगातार ऊर्जा संग्रहण होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रहण से तनाव बढ़ता जाता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। तो यहाँ भूकंप आने का कारण क्या है? इंडिया में इंडियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराना। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र जो है शासित प्रदेशों और राज्यों में जो है, इन जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। तो हिमालय का जो ये राज्य हैं, ये हिमालय जहां इनका विस्तार है, इन क्षेत्रों में भूकंप ज्यादा आता है और सब यूरेशियाई प्लेटों के कारण और इंडियन प्लेट के कारण होता है। आगे लिखा है, यहाँ देखो एक मैप बना है, भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त एक भवन है, ठीक है, जो भवन टूट गया है उसी को एनसीईआरटी में बताया गया है कि भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो लिखा है इन क्षेत्रों के अतिरिक्त, जो आपको ऊपर बताया गया हिमालय वाला क्षेत्र के अतिरिक्त, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात में भूकंप कब आया था? 1819 में, 1956 में और 2001 में आया था। कच्छ में, महाराष्ट्र में भूकंप आया था 93 में और 1967 में। कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना और स्थिर और पूर्ण भूभाग था, पर इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि वहां भूकंप नहीं आ सकता है, लेकिन वहां भूकंप आ रहा है। तो ये जो है वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार लातूर का है महाराष्ट्र में, और जो है ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नजदीकी भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई। इसके साथ ऊर्जा संग्रहण होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। तो याद रखना, जो कृष्णा नदी है उसी के पास जो भ्रंश बन गया है, इसी वजह से यहाँ भूकंप ज्यादा आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। तो जो इंडियन प्लेट है वो टूट रही है, यह अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कृष्णा नदी जो है कहा जा रहा है कि उसके पास भ्रंश पैदा हो गया है और ये कहीं न कहीं टूट रही है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ
समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांट दिया है। एक बात याद रखना, भारत का भूकंपीय जो क्षेत्र है वो 5 भागों में बटा हुआ है, लेकिन अब 4 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है उसको कैंसिल कर दिया गया है, ये लेटेस्ट है, आप इसको याद रखना। जो है पहला भाग को जो है हटा दिया गया है, अब केवल 4 भाग ही हैं, लेकिन 4 भाग की जो गिनती होगी वो 2, 3, 4 और 5 के नंबर से होगी। ठीक है, तो यह जो 4 भाग हैं उसमें पहला है अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र और अति निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं, जैसा कि मानचित्र 6.2 में दिखाया गया है। अब आप इस मैप पे ध्यान से देख सकते हैं कि भारत को 5 क्षेत्रों में जो बांटा गया है, यहाँ पर एक क्षेत्र को हटा दिया गया है, तो जो 5 क्षेत्र बटे हैं कहाँ कहाँ कौन कौन भूकंप आते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक भूकंप का क्षेत्र आपका हिमालय है, क्योंकि यहाँ पर ये यूरेशियाई प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, लगातार टकरा रही है, इस वजह से यहाँ भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे इसके बाद दूसरा जो है जो भूकंप वाला क्षेत्र है वो आपका ये है, यहाँ भी भूकंप आने की संभावना है, और ये वाला क्षेत्र यहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे कम है गंगा के मैदान में, इसी को यहाँ पर दिया गया है। आगे यहाँ दिखाया गया है भूकंप सुभेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र, अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ, उत्तराखंड पश्चिमी हिमालय प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल हैं, जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। ये अति जो है अधिक क्षति जोखिम वाले हिस्सा होते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार का अति अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं, और देश के बचे हुए भाग मध्य और निम्न क्षति वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाला क्षेत्र सबसे बड़ा हिस्सा दक्कन का क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत है, वहां भूकंप सबसे ज्यादा सबसे कम आते हैं, वो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। आगे लिखा है भूकंप का सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है भूकंप आने से। तो भूकंप के समय भय जुड़ा है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरपाती है। ये न सिर्फ जो है बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य जो है विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे जो है विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें निम्नलिखित विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे यह लिखा है भूतल पर, मानव के ढांचे पर और जल पर। तो धरातल पर क्या हो जाएगा, दरारें उत्पन्न हो जाएंगी। मानव के ढांचों पर दरारें उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे घर टूट जाएगा, और जल में लहरें उत्पन्न होंगी, जिसे हम कहते हैं सुनामी कह सकते हैं। भूतल पर बस्तियां नष्ट हो जाएंगी, भूस्खलन आएगा, द्रवीकरण आएगा, भूदाब आएगा, सामाजिक श्रृंखला पर प्रतिक्रिया प्रभावित होगी। खिसकना, मानव निर्मित ढांचों पर उलटना, संकुचन आ जाएगा, निपात हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और जल में क्या होगा, लहरें उत्पन्न होंगी, जल गतिशीलता होगा, सुनामी आ जाएगा। ये सब प्रभाव पड़ते हैं किस पे, भूकंप के। ठीक है, आगे लिखा है इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी जो है पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर धरातलीय भूकंपीय तरंगे दरारें डाल देती हैं, जिससे पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल जाता है और आसपास को डुबा देता है, जैसे कोई बांध टूट जाता है। ठीक है, जो है भूस्खलन हो जाता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है, और कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और आपदा भी आ जाती है। एक दूसरी आपदा बाढ़ के रूप में हो जाती है। अब आता है भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी हैं, चूंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना
एक कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके होते हैं। तो क्या तरीके होते हैं? पहला है भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके जीपीएस की मदद से। ठीक है, जैसे अगर मान लो भूकंप कहीं आता है तो तुरंत लोगों को जो है एक सूचना पहुंचाई जा सके कि जिससे लोग जल्दी जल्दी बच सके। दूसरा, देश में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम को सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षित करना, यह भी एक बड़ा है। तीसरा है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, बड़े औद्योगिक संस्थान में और शहरीकरण को बढ़ावा न देना जहां भूकंप ज्यादा आते हैं। देखा होगा, इसलिए जापान में जब ज्यादा भूकंप आते हैं इसलिए जापान में लोग लकड़ी के घर बना के रहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी जो है इमारतें बनाना, सुभेद क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना, जैसे लकड़ी का इस्तेमाल करना, जो मैंने आपको जापान का उदाहरण दिया है। तो इससे जो है भूकंप को से बचा जा सकता है, लेकिन भूकंप को रोका नहीं जा सकता है। इस शब्द पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपका सुनामी। सुनामी कैसे आती है, पहले आप इस मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। यहाँ सुनामी का एक चित्र बना हुआ है, आप देखिए तो सुनामी जो है सागर में हुकनुमा आकृति बना रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये धरास्थल है, ठीक है, ये आपका स्थल हो गया, ये आपका हो गया आपका सागर का तल हो गया। सागर के तल के नीचे नीचे भी प्लेटें होती हैं, जो प्लेटें टूट जाती हैं तो इनका असर पड़ता है ऊपर, तो उससे लहरें उत्पन्न होती हैं और ये लहरें जब आती हैं तो हुकनुमा आकृति से आती हैं और तटों को जो है ये प्रभावित कर देती हैं। इसी से जो है सुनामी आती है। ठीक है, तो सुनामी आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी। तो भूकंप ज्वालामुखी के कारण ही सुनामी आता है। और सुनामी जो शब्द है ये जापान से लिया गया है। सुनामी का मतलब ही होता है लहरें। तो लिखा है भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होता है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर तरंगे, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हो गया? जो तरंगे धरातल की ओर आती हैं, ऊंची तरंगे पैदा होती हैं और जिन्हें हम सुनामी, बंदरगाह तरंगे या भूकंपीय समुद्री तरंगे कहा जाता है। तो सुनामी के 3 नाम हैं, सुनामी भी कहते हैं, इसे बंदरगाह लहरें भी कहते हैं और भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहते हैं। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, जब शुरू में एक ही तरंग होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंचाई शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। तो याद रखना, इसी से लंबी लंबी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे जो है आपका बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। जो है तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज्यादा प्रभावित होती हैं और व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। इससे समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सुनामी आती है तो मान लो ये जहाज है, तो जब सुनामी आएगी तो जहाज ऊपर हो जाएगी और फिर जहाज नीचे गिर जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती है, क्योंकि सुनामी केवल समुद्र के ऊपरी भाग में आती है, निचले भाग में कोई पता भी नहीं चलता कि सुनामी आई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है, इसलिए समुद्र के भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ऊपर उठा सकती है और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, जहाँ गहरा कम होता है, इसकी तरंगे लंबाई कम होती चली जाती है और समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे भी अधिक हो जाती है। इससे जो है तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है, मतलब तटीय क्षेत्र तेजी से डूब जाते हैं, इसलिए इन्हें उथले जल की तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक नाम और मिल गया, इसे उथले जल की तरंग भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागर तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया और हिंद महासागर में, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्र भागों में आती है। क्योंकि अब यहाँ पर प्लेटें हैं, तो जो प्लेटें सागर में पाई जाती हैं तो यहाँ सब
जो है प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, इस वजह से सागर में यहाँ पर भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आती है। ठीक है, आगे लिखा है तट पर पहुंचने पर सुनामी जो है तरंगे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करती हैं और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों और अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों, बस्तियों को तबाह करता है। क्योंकि विश्व भर में जो है तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व होती है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर नुकसान भी ज़्यादा होगा। और यह क्षेत्र बहुत ही मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल का नुकसान पहुंचाती है। सुनामी से हुई बर्बरता का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में जो है बताया भी गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं यह आपका सुनामी प्रभावित क्षेत्र, आप देख सकते हैं कि जो है कुछ भी बचा नहीं, सबको तोड़ फोड़ करके बिल्कुल रख दिया है। आगे लिखा है दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहद होता है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक है। जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था। तो 2004 में सुनामी आई थी, इसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया। तो हमने भी जो है सुनामी चेतावनी तंत्र में हम शामिल हुए हैं और हमारे हैदराबाद में ये लगाया भी गया है कि सुनामी से कैसे लोगों को बचाया जा सके। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो याद रखना हमारा जो देश है, अगर हम इसको मैप के माध्यम से समझें तो ये बंगाल खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो बंगाल खाड़ी, अरब सागर में ही हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, क्योंकि हम ये उष्णकटिबंध का ही क्षेत्र पड़ता है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये गर्म होते हैं और इससे जो है हमारे देश में बंगाल खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आते हैं और अरब सागर में चक्रवात थोड़ा कम आते हैं। क्यों ऐसा? बंगाल खाड़ी एक बंद सागर है, तो यहाँ पानी जल्दी से गर्म हो जाता है, जबकि अरब सागर एक खुला सागर है, तो यहाँ चक्रवात कम आते हैं और बंगाल खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आते हैं। तो भारत का पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है और पश्चिमी क्षेत्र चक्रवात से कम प्रभावित होता है। तो लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या कह रहा है, निम्न दाब वाला, निम्न मतलब कम दबाव वाला क्षेत्र क्या होता है, तो जहाँ चक्रवात आते हैं वहाँ बीच में पड़ जाता है लो प्रेशर, और जैसे जैसे हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से कहाँ भागती हैं, लो प्रेशर की ओर, और इसी से चक्रवात उत्पन्न होता है। ये हो गया आपका चक्रवात। तो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से हवा कहाँ भाग रही है, लो प्रेशर की ओर, इसी से चक्रवात ऊपर की ओर उठता है और चक्रवात आता है। लिखा है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तो उस चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। यह आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है, इतना ऊंचा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या जो है जिसे हम क्या कहते हैं प्रभंजन, एक उष्ण इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की सघन प्रक्रिया से छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। तो इससे हवाएं तेजी से गर्म होती हैं और इससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। आगे लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इसकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को जानना जरूरी है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या है, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता। जहाँ चक्रवात आना चाहिए वहां पर गर्म हवाओं का होना जरूरी है और हवाएं आर्द्र होना भी जरूरी है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा विमुक्त होती है। पहली शर्त हो गया। दूसरा, तीव्र कोरियस बल का जो केंद्र के वायु दाब को भरने ना दे। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री कोरियस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ के चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो याद रखना, जैसे मान लो पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री में चक्रवात जो साउथ है वहाँ कोरियस बल नहीं होता है, और जब कोरियस बल नहीं होगा तो यहाँ चक्रवात नहीं आते। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में चक्रवात यहाँ नहीं आते हैं। तो इसका मतलब कोरियस बल का होना भी जरूरी है।
तीसरा है क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। अगला है मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति को, जो नम और गुप्त उष्मायुक्त ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध कर देती है, मतलब वहां हवाएं ज्यादा स्पीड में चलनी चाहिए। अब आता है भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। लिखा है भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। तो आपका जो ये भारत क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय मैंने बना दिया, ठीक है। प्रायद्वीपीय है और इससे पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ बंगाल खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो स्थलीय मतलब जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। तो हमारे यहाँ जो चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ही पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 से लेकर 15 उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ से चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तर और 92 पूर्व से लेकर के देशांतर से लेकर के पैदा होते हैं, पश्चिम में पैदा होते हैं। परंतु जुलाई में सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर से लेकर के और 90 पूर्वी देशांतर जो है पूर्वी देशांतर के पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। तो बंगाल खाड़ी में या अक्टूबर नवंबर में यहाँ चक्रवात होते हैं, बाकी इन क्षेत्रों में जुलाई अगस्त में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का परिणाम क्या होता है। तो यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का जो स्रोत आर्द्र और जो है उष्ण और आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा होती है। अतः समूह से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। अतः भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर हो जाता है और तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। तो भारत का मान लो ये भारत है, तो जब चक्रवात टकराते हैं तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकराते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे, स्थल के केंद्र जाएंगे, वैसे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और याद रखना इसी चक्रवातों को दूर करने के लिए ही यहाँ पर मैंग्रोव वन लगाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन लगा देंगे तो हवाओं की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है इसे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से उठ जाता है, जिसे तूफान जो है या कहा जाता है स्टॉर्म सॉन्ग कहा जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है जो है ये क्या कहते हैं, इससे तटीय क्षेत्रों में बस्तियां खेत पानी में डूब जाते हैं और फसलों और कई प्रकार के मानव के ढांचों का विनाश हो जाता है। तो चक्रवात भी एक बहुत बड़ी आपदा है भारत के तटीय क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं बाढ़ का। तो बाढ़ एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी आपदा मानी जाती है, खासकर उत्तर भारत में, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में, ठीक है। तो लिखा है आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं और नदी का जल उफान के कारण जल वाहिताओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जो है जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आते हैं और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आते हैं। बाढ़ तब आती है जब नदी जलवाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए नदी का क्षेत्र है, नदी इसमें बह रही है, नदी के ये पूरा नदी का क्षेत्र है, नदी यहाँ पूरा नदी बह रही है। अगर यहाँ अवसाद ज्यादा जमा हो जाएगा तो नदी का फ्लो क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, इसलिए बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो लिखा है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है और बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी वर्षा, चक्रवात का अधिक वर्षा होना, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश होना, हिम का पिघलना, जमीन का अंतःस्पंदन मतलब जो है दरार में कमी आ जाना, जो है अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। यही सब कारण किसके लिए है, बाढ़ के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक बार और समझिएगा, यहाँ पे एक लिखा है कि अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण भी बाढ़ आती है। कैसे, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, या नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्वत है। अगर पर्वत कटाव होगा और मिट्टी कट करके आके नदी में गिर जाएगी तो नदी में अवसाद मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पानी रुक जाएगा और इसके ऊपर से फ्लो करके बहेगा, तो उससे क्या होगा, बाढ़ आने की संभावना
ज्यादा हो जाएगी। आगे लिखा है, हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत जो है क्षेत्र में आती है, ठीक है, तथा काफी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण और दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाला नुकसान अधिक है। तो दुनिया में बहुत से देशों में बाढ़ आती है, लेकिन चीन, भारत और बांग्लादेश में बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। आगे लिखा है, दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह, तंत्रों का अवरुद्ध होना और नदी तल और बाढ़ के मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। तो मानव जब नदी के क्षेत्र में कब्जा कर लेता है, शहरीकरण करता है, अप्राकृतिक कृषि करता है, और जो है इस वजह से बाढ़ ज्यादा भारत में आती है। आगे लिखा है, भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान और माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। आप पहले चित्र में हम लोग देख लेते हैं बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है। अब इस मैप पर देख सकते हैं, ये वायु और जो है चक्रवात प्रभावित क्षेत्र को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। बाढ़ का जो है क्षेत्र अगर हम देखें तो बाढ़ का मैप यहाँ पर दिया गया है, ये बाढ़ प्रभावित मैप है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है उत्तर भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन नदियां इसमें आती हैं, गंगा, यमुना, जो है कोसी, गंडक, जो है इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा, इन सब में बाढ़ आती है। इसके अलावा महानदी के और नदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में भी बाढ़ आती है। तो बाढ़ का ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि मानचित्र 6.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। तो आप देखे होंगे कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां, विशेषकर पंजाब और जो है उत्तर प्रदेश से बाढ़ लाती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आकस्मिक बाढ़ पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहते हैं, मतलब यहाँ पर भी कभी कभी बाढ़ देखी जाती है। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता और मानव क्रियाकलापों का द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना होता है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच जो है लौटते हुए मानसून से होती है, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो तमिलनाडु में ठंडियों में वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए बाढ़ आ जाती है। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैदानी क्षेत्र में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है, बल्कि इस आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, रेल, पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, अगर पानी जमा हो जाएगा, गंदा पानी हो जाएगा तो बीमारियां भी होंगी, जैसे हैजा, जो है आपका पेचिस, हेपेटाइटिस, दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। इसके अलावा दूसरी ओर जो है बाढ़ से कुछ लाभ भी होता है। हर वर्ष बाढ़ जो है खेतों में उपजाऊ मिट्टी ला करके जमा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली असम को सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसे हम वहां पे बनाया गया है। हर वर्ष बाढ़ ग्रस्त होता है, क्योंकि ये द्वीप है, माजुली है, इसका नाम उसे माजुली है, तो डूब जाएगा तो वो नदी द्वीप है, इसलिए वहां बाढ़ से ज्यादा नुकसान होता है। परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पानी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौर माने जाते हैं। बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है वो ज्यादा गंभीर है। आगे लिखा है, भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना, इस दिशा में कुछ कदम उठा सकते हैं। ठीक है,
आगे है जो है, अगर देखा जाए तो आकस्मिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मतलब देश के पश्चिमी और जो है उत्तरी भागों में ज्यादा ज्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकता है। तो जो हमारा जो तट है, आपका जो ये तट है हमारे, इससे जो चक्रवात आता है उसकी वजह से बाढ़ आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अब आते हैं हम लोग सूखा। लिखा है, सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां लंबे समय तक कम वर्षा हो रही हो, अत्यधिक वाष्पीकरण हो रहा हो और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सूखा। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये पूरा सूखा प्रभावित होता है। लिखा है, सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम संबंधी, पर्त संबंधी, विज्ञान संबंधी और अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में कमी होना, जल भंडारण व भरण, किसी पद्धति विशेषतया उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों और पारिस्थितिकी शामिल होता है। तो सूखा भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में व्याप्त है। लिखा है, सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामाजिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित हो जाता है। जब कहीं लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो उसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। दूसरा है आपका कृषि सूखा। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। जब भूमि में आर्द्रता की कमी हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है, तो उसे हम कृषि सूखा कहते हैं। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% या अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर है आपका जल विज्ञान संबंधी सूखा। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल ग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है। मतलब कि जल स्तर जब नीचे गिर जाता है उसे हम जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं, जिसे हम भौम जल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है? जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारतीय कृषि जो है काफी हद तक मानसून पर निर्भर होती है। याद रखना, ये निबंध भी पूछा जाता है अक्सर कि भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर है, इसको स्पष्ट करें। ठीक है, तो हमारे यहाँ मानसून अगर ना आए तो हमारे यहाँ सूखा और पड़े और भारतीय कृषि में उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे लिखा है, भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में जो है कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। अब ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये निबंध में भी आप कहीं डाल सकते हैं, क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि भारत का कुल क्षेत्र का 19% और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग या उससे प्रभावित हो सकते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग में सूखा होता है। तो याद रखना कैसे? जैसे मान लिया भारत है, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ जब आती है तो पश्चिमी क्षेत्र में सूखा पड़ता है, उसी समय पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है उसी समय दूसरे भाग में जो है सूखे से जूझ रहा होता है। यह मानसून में आप मतलब परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम होता है। कहीं पे मानसून से अधिक वर्षा होती है और कहीं मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, इस वजह से वहां सूखा पैदा हो जाता है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहां ये बार बार पड़ते हैं और जहां इसका असर अधिक होता है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो भारत में अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, रेगिस्तान में। अरावली के पश्चिम में सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, ये बात याद रखना। गुजरात का कच्छ क्षेत्र में अधिक सूखा पड़ता है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जिले में जहां 90 मिलीलीटर से कम वर्षा होती है, तो यह सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, हमारा राजस्थान का क्षेत्र। दूसरा है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग में सूखा जो है अधिक पड़ता है। ठीक है,
ये आप सूखा प्रभावित क्षेत्र देख सकते हैं। ये देखिए सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कहाँ है, जो मैंने अभी आपको बताया, कच्छ का रण हो गया और आपका राजस्थान का रेगिस्तान हो गया। इसके अलावा दूसरा क्या कह रहा है, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो आपका ये पूरा गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये नंबर 2 वाला हो गया। एक हो गया सामान्य, सामान्य वाला ये हो गया। और सूखा रहित क्षेत्र कौन है, तो ये सूखा रहित क्षेत्र है और ये वाला सामान्य क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इसको देखो मैप के माध्यम से चीजों को यहाँ अच्छे से आपको बताया गया है। कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र जो भी मैंने आपको बताया, इस वर्ग में राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला, गुजरात के बचे हुए जिले कोकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक पठार जो है कर्नाटक पठार इसमें शामिल हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या सूखे से प्रभावित होते हैं। आगे लिखा है सूखे का परिणाम क्या होता है, तो पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने से स्थिति को जो है पूर्ण अकाल कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी पर जल अकाल कहते हैं। इन तीनों जो है परिस्थितियां जल जब मिल जाती हैं तो इसे त्रि अकाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें तीनों प्रकार के अकाल शामिल हो जाते हैं। आगे लिखा है जो सबसे अधिक विध्वंस है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश हो जाता है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य हो जाते हैं। इससे परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। आगे लिखा है सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव जो है तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों होता है। इसीलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखना बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा और जल की उपलब्धता और लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। तो जब सूखा आ जाए तो ये उपाय करके लोगों को पहले राहत दी जाती है। आगे लिखा है सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडार का पता लगाना, जो है जल अधिक क्षेत्रों से अल्प क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदी को जोड़ना, जैसे नदी जोड़ो योजना लागू भी की जा रही है। ठीक है, बांध और जलाशयों का निर्माण करना, ठीक है, इत्यादि कारण है। नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान और भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुंदर संवेदी मतलब उपग्रहों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उपग्रहों के माध्यम से मानचित्र बना करके भी प्रयास हो रहा है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार, सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय जरूरी है। वर्षा जल संवलन जो है सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब वहां पे अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे भी हमें सूखा को हम निपटा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है भूस्खलन। ये जो है भूस्खलन ज्यादातर भारत में कहाँ आते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में या फिर पश्चिमी घाट में आते हैं। क्या आपने श्रीनगर में को जाने वाली सड़क और कोकर रेल पटरी पर जो है चट्टाने गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? तो जो कोकर रेल कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आप ये मैप पे देखिए, यहाँ पे है कोकर रेलवे का क्षेत्र है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट से जब ट्रेन चलती है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर टूट के यहाँ गिरते रहते हैं, वो भूस्खलन कहलाता है। यह भूस्खलन की वजह से होता है जिसमें चट्टान समूह खिसक करके ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी, चक्रवात की तुलना में कोई बड़ा घटना नहीं होती है। तो मतलब अगर भूस्खलन क्यों आता है, तो भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से या फिर सुनामी या चक्रवात की वजह से कभी कभी भूस्खलन हो जाता है। आगे लिखा है परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक और अनुपेय तथा बृहद स्तर पर दीर्घ और प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित होती हैं, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारकों से उत्पन्न होने वाले कारण होता है। मतलब ये कुछ सीमित कारणों से होता है, बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे लिखा है इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और उनकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल है, अभी तो काफी महंगा होता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों
इसकी बारंबारता और इसके घटने की प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूवैज्ञानिक, भू आकृतिक ढाल जो है, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो सबसे अधिक भूस्खलन क्षेत्र कहाँ होता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन भूस्खलन आता कैसे पहले आप इस मैप के माध्यम से समझ लीजिएगा। आप इस मैप पे भी देखिएगा, भूस्खलन से मिट्टी देखो कट गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, तो जब अधिक बारिश होती है तो अधिक बारिश होने से मिट्टी का जो है गीली हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मिट्टी सरक करके नीचे चली आती है, तो इसी को हम कहते हैं भूस्खलन कहते हैं। या फिर भूकंप आ जाए, भूकंप आने से चट्टान टूट के गिर जाती हैं। या फिर ये क्या कहते हैं, अगर मानव निर्मित देखा जाए तो अगर पहाड़ों में हम होल करते हैं जब, तो होल होने की वजह से पहाड़ कमजोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं, ठीक है। तो दोनों मानव और प्रकृति दोनों जिम्मेदार होते हैं भूस्खलन लाने के लिए। भूस्खलन के क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक भूस्खलन कहाँ आता है, तो लिखा है ज्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण आ जाते हैं, अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक भूस्खलन आते हैं, ठीक है। दूसरा है अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र कौन है। अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में जो अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जो है भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों का संयोजन गहनता और बारंबारता का होता है। तो हिमालय क्षेत्र के सहारे और उत्तर पूर्वी राज्यों असम को छोड़ करके अधिक वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। मध्यम और कम वाले क्षेत्र में तो पार हिमालय के कम वृष्टि छाया वाले क्षेत्र मतलब ट्रांस हिमालय में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, अरावली पहाड़ियों में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, पश्चिमी पूर्वी घाट के और दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मिट्टी का क्या है वहाँ पे कटाव ज़्यादा हो जाता है, भूस्खलन होता है। इस वजह से यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं और साथ में भूस्खलन भी ज़्यादा आ जाते हैं। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो भारत के अन्य क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़ करके, असम, कार्बी आंगलॉन्ग को छोड़ करके और दक्षिण प्रांतों में तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन युक्त होते हैं। यहाँ जो है आते हैं भूस्खलन, लेकिन कम आते हैं। अब हम लोग भूस्खलनों के परिणाम को देख लें तो भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क निर्माण में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टान गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे अगर सड़क टूट जाए, रेल की पटरी टूट जाए, नदी में ज़्यादा मिट्टी कटाव हो जाएगा, तब इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। भूस्खलन की वजह से हुई नदी रास्तों में जो है बदलाव, बाढ़ ला सकते हैं और जान माल को नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करें निवारण की, तो भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक जैसा ना हो, अलग अलग होना चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य और विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब जहां पे ढाल अधिक हो, जहां ये पता चल जाए कि भूस्खलन ज्यादा हो रहा है, वहां पे सड़क वड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ाना और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक होते हैं। हस्तांतरित कृषि जिसे हम कहते हैं झूम खेती, कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बना करके कृषि की जानी चाहिए। तो सीढ़ीनुमा कृषि करने से भी कभी कभी बाढ़ जो है वो क्या कहते हैं भूस्खलन नहीं आता है। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की, तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इसके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो हम आपदा प्रबंधन में इन उपायों के द्वारा हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात जो है शेल्टर
तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधा अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान जो है क्या हो जाता है, बढ़ रहा है। आगे लिखा है जो है निष्कर्ष, लिखा है उपयुक्त लिखित वितरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक और मानव कृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर संकट आपदा भी हो सकती है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारी करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है? आपदा से पहले, याद रखना, आपदा की तैयारी करने का 3 कारण 3 तरह से हो सकता है। पहला आपदा से पहले, दूसरा आपदा के समय और तीसरा आपदा के पश्चात। तो आपदा से पहले क्या करें? तो आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण करना, लोगों को इनके बारे में जानकारी देना, इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारी करना और बचाव का उपाय करना। तो जब आपदा आए तो उससे पहले ही उपाय करके हम लोग बैठ जाएं। दूसरा क्या है? आपदा के समय क्या करना है? युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य करना है, जैसे आपदा क्षेत्रों में लोगों को निकालना, उन्हें आश्रय स्थल पहुंचाना, राहत कैंप पहुंचाना, जल भोजन देना और उन्हें दवाई देना। आपदा पश्चात क्या करें? प्रभावी लोगों को बचाव और पुनर्वास करना, भविष्य में आपदा से निपटने के लिए निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान देना, इससे लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा, भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ एक जो है अधिनियम पास किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। लिखा है, इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक जो है महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों, दुर्घटना और लापरवाही का परिणाम और इससे बड़े स्तर पर जान माल की क्षति और मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि और विनाश हो सकता है, जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे होता है। तो याद रखना, आपदा से लड़ने के लिए एक कानून पास किया गया था 2005 में, और नाम क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उत्तरांचल, इसे उत्तराखंड कहते हैं, उत्तरांचल के किस जिले में जो है मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चंपावत में। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, लौटते हुए मानसून से, इनमें से किस नदी में मजौली नदी द्वीप है? मतलब मुजौली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र में है। बर्फीली तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो ये वो आपका वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छे देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। ओके, थैंक यू।